हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और वैसे भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कई बार 1 मार्क्स में पूछता है, तो वो कंसेप्ट भी हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों के डिफरेंस वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था। एक चीज़ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा इसमें सेक्शंस भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे अगर पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट से अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो वो सेक्शन 40 है, और कंपलसरी अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो वो सेक्शन 41 है। इसी तरह से अगर किसी इवेंट के हैपन होने से, ऑन हैपनिंग एन इवेंट, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, अब वो पीरियड पूरा हो गया तो फर्म डिसॉल्व हो गई, तो ऑन हैपनिंग ए सर्टेन इवेंट अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो वो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग वो डिसॉल्व होती है। और कई बार कोई पार्टनर नोटिस दे देता है ऑन द विल ऑफ द पार्टनर, भी किसी भी पार्टनर के विल के बेस पे भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो अपनी विल का वो एक नोटिस पार्टनर्स को दे देता है कि मैं अब फर्म कंटिन्यू नहीं हो रहेगी, तो वो बाय नोटिस भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, वो सेक्शन 43 है। और कोर्ट भी ऑर्डर कर देती है कई बार फर्म को डिसॉल्व करने का, सेक्शन 44। तो ये सेक्शंस भी आप लर्न करें। इसके अलावा आपको ये हमने बात की है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फ़र्क होता है। एक चीज़ और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है कि ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट सेक्शन 48 में डिस्कस हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 48। तो अब जैसे मान लिया अब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फर्म की सारी एसेट्स बेच दी जाएंगी। अब बिकने के बाद जो पैसा आएगा एसेट्स को बेच के, तो क्या उस पैसे को पहले पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे, कहते जी पहले हम अपने पूरे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे किसके देने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ऑर्डर रहता है पेमेंट का। सबसे पहले जो भी अमाउंट रियलाइज़ होता है एसेट्स को सेल करके, उस अमाउंट्स में से सबसे पहले जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं उनको पे किया जाता है। आउटसाइड लायबिलिटीज़ को, जो भी हमें बाहर वालों का देना है, उनका हिसाब किताब करने के बाद फिर देखा जाता है कि किसी पार्टनर ने कहीं फर्म को कोई लोन तो नहीं दिया हुआ इन एडिशन टू कैपिटल। तो अगर कैपिटल के अलावा कोई और पैसा एज ए लोन फर्म को दिया हुआ है किसी पार्टनर ने, तो फिर उस पार्टनर का नंबर आता है। लेकिन पहले आउटसाइडर्स को देने के बाद फिर पार्टनर का लोन पे किया जाता है। पार्टनर का लोन पे करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, जो निकलता है पार्टनर्स का, वो उनको पे किया जाता है, कैपिटल को उनका हिसाब किताब किया जाता है। और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये ऑर्डर रहता है पेमेंट का। तो ये भी पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ पेमेंट फ्रॉम द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो दिस इज़ द ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पे द आउटसाइड लायबिलिटीज, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल विल बी सेटल्ड, एंड आफ्टर दैट if any money left that will be distributed in profit sharing ratio among the partners। उसके बाद देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा। इसी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आ सकते हैं थ्योरी के। अब क्वेश्चन ये होता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई किस तरह से हिसाब किताब होगा, कैसे हिसाब किताब होगा जब फर्म डिसॉल्व होगी। देखिए डिसोल्यूशन का सारा हिसाब किताब हम 4 अकाउंट्स में रखते हैं। दोबारा सुनिए, डिसोल्यूशन का जितना भी हिसाब किताब है वो 4 अकाउंट्स में रखा जाता है, और इन सब में मेन अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे तो मेन रियलाइजेशन अकाउंट ही है, सभी अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट पे ही बेस्ड है। जिस स्टूडेंट को रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है, समझ लो डिसोल्यूशन क्लियर है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर आपको बताया था मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उनकी पेमेंट कर दी जाती हैं, उनका हिसाब किताब हो जाता है। और आपको पता है आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बाद नंबर आता है पार्टनर लोन का। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बाद उसको पे किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के एकदम बाद बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये सीक्वेंस हमने चेंज नहीं करने। रियलाइजेशन के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। लेकिन ये बनेगा या नहीं बनेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वेदर द पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म और नॉट। तो ये बैलेंस शीट को देख के हमें पता लग जाता है कि पार्टनर का लोन है या नहीं है। उसके बाद थर्ड हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और देखा जाता है कि कितने बैलेंसेस इनके निकल रहे हैं, तो वो अब उनके अकाउंट सेटल हो जाते हैं, पे कर दिया जाता है वट एवर इज़ द बैलेंस ऑफ कैपिटल। थर्ड नंबर पे कैपिटल का हिसाब, कैपिटल रिटर्न कर दी जाती हैं। और लास्ट में हम बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट, और इसको लास्ट में बनाया जाता है। तो इसमें वो सारी एंट्रीज होती हैं जहाँ भी पैसा आया है हमारे पास एसेट्स को बेच के या और किसी वजह से, वो सब इसमें डेबिट साइड में, और जो भी हमने पेमेंट्स की हैं पैसा गया है वो क्रेडिट साइड में। और होता ये है कि जितना पैसा हमारे पास आया होता है उतना ही हमारे पास से गया होता है। कोई बैलेंस कैश या बैंक अकाउंट का नहीं निकलता, यानी कैश और बैंक अकाउंट का जो दोनों साइड का टोटल है वो सेम आता है। जितना पैसा आया होता है उतना ही बटा होता है, गया होता है। और इसको बना के हमें पता लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये लास्ट में बनाते हैं। तो कुल मिला के ये 4 अकाउंट्स हमें रेजोल्यूशन में बनाने पड़ेंगे। अब ये किस तरह से बनेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।